एरिल हैलाइड में जो हमारा रासायनिक गुण के अंतर्गत चल रहा था बी पार्ट, बेंजीन नाभिकीय अवक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत हमने आपको हैलोबेंजीन में हैलोजनीकरण और हैलोबेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़ाया था। तो आज उसी के क्रम में हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, हैलोबेंजीन का सल्फोनीकरण। हैलोबेंजीन का सल्फोनीकरण। तो हैलोबेंजीन के सल्फोनीकरण में हमने हैलोबेंजीन का उदाहरण क्लोरोबेंजीन ले रखा है। तो क्लोरोबेंजीन लेकर हम आपको समझा रहे हैं। तो हैलोबेंजीन का सल्फोनीकरण ये तीसरा रासायनिक गुण है। देखिए मैंने यहाँ लिखा, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आप सुन लीजिए। एरिल हैलाइड में मैंने क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लिया है। एरिल हैलाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तब अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसे एरिल हैलाइड का सल्फोनीकरण कहते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, एरिल हैलाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं, तो एरिल हैलाइड को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसे एरिल हैलाइड का सल्फोनीकरण कहते हैं। अब हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन उदाहरण लिया है, अर्थात क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, आयोडोबेंजीन ले सकते हो। फ्लोरोबेंजीन थोड़ा हम नहीं लेते क्योंकि उसका विस्फोटक का रूप लेता है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम फ्लोरोबेंजीन न लेकर के, लेकिन हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन किसी का भी हम सल्फोनीकरण कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सभी एरिल हैलाइड है। उसमें से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का सल्फोनीकरण कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन का भी कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण कौन सा लिया है, क्लोरोबेंजीन का लिया है। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में इंट्रोडक्शन बोले तो हमारा यही होगा कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमारा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड अल्प मात्रा में बनेगा और मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो इस अवक्रिया को क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहेंगे। अगर हम ब्रोमोबेंजीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो अल्प मात्रा में आर्थोब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और मुख्य उत्पाद के रूप में पैराब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन का लिख सकते हैं, लिखिएगा। हम यहाँ सिर्फ क्लोरोबेंजीन को लेकर के आपको समझाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिए रखा है उदाहरण के रूप में क्लोरोबेंजीन। तो इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, माने क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। और ये वाला देखिए पैरा है हमारे पास, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, साथ में हमारा जल बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारा हो गया हैलोबेंजीन में सल्फोनीकरण। हैलोबेंजीन का सल्फोनीकरण मैंने आपको समझा दिया। अब हैलोबेंजीन का सल्फोनीकरण जो होता है उसकी क्रियाविधि कैसी होती है, तो हमने क्रियाविधि के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे रखा है। क्लोरोबेंजीन में जैसे हमने आपको क्रियाविधि पढ़ाया, जैसे मैंने नाइट्रीकरण का क्रियाविधि पढ़ाया है, उसी प्रकार से हमारा सल्फोनीकरण की भी क्रियाविधि होगी। कैसी होगी हमने आपको पहले से ही बताया है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है हैलोबेंजीन के आर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है और वह उस मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो यहाँ प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है, एक पद बढ़ जाता है। यहाँ एक बार प्रोटीनीकरण होता है, फिर प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण
कर देता है। तो हमारे पास ये है, ये मैंने आपको पीछे पूर्व में भी हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण में पढ़ाया है, तो आज यहाँ सल्फोनीकरण में भी फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आप बार बार सुनते हैं लेकिन याद करते नहीं हैं, फिर बार कहते हैं फिर से सर जी समझा दीजिए, तो हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, इसको अच्छे से आप दोहराइएगा। तो क्रियाविधि में हमारा पहला पद होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है? सांद्र H2SO4 का एक अणु दूसरे सांद्र H2SO4 के अणु, माने सांद्र H2SO4 का एक अणु दूसरे सांद्र H2SO4 के अणु से आपस में ही अभिक्रिया करके उदासीन SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। साथ में HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट क्षार का निर्माण करता है। साथ में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। तो ये हमारा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। अब इस उदासीन इलेक्ट्रोफाइल की संरचना कैसी होगी, तो मैंने आपके सामने बना रखा है। ये उदासीन इलेक्ट्रोफाइल की लुई बिंदु संरचना है। उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल की जो है लुई बिंदु संरचना है, जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने बनाया है और मैंने आपको पीछे 11 में पढ़ाया भी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अब दूसरा होता है हमारे पास पद नंबर 2। पद नंबर 2 में क्या है? पद नंबर 2 में उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के आर्थो पर या पैरा स्थान पर आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो हमारा क्लोरीन होता है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के साथ रिंग में बेंजीन के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के साथ अनुनाद करता है, और अनुनाद करने के कारण आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो अथवा पैरा पर ही जुड़ता है। इसलिए इस हेलोबेंजीन में जो क्लोरोबेंजीन है ये आर्थो पैरा निर्देशक का कार्य करता है। इसीलिए SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के आर्थो या पैरा स्थान पर आक्रमण करके मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो कैसे मध्यवर्ती का निर्माण करता है? तो हमारे पास देखिए, जब ये यहाँ आर्थो वाला इस SO3 पर आक्रमण करेगा तो इस आर्थो स्थान पर ये SO3 इस ढंग से जुड़कर मध्यवर्ती बनाएगा। जब ये SO3 पैरा स्थान पर आक्रमण करेगा तो हमारा इस ढंग का मध्यवर्ती बनेगा, जो कि मैंने यहाँ नीचे या करके बनाया था। ये पैरा वाला मध्यवर्ती है, ये आर्थो वाला मध्यवर्ती है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरे पद में SO3 बेंजीन रिंग से जुड़कर दो प्रकार से आर्थो वाला मध्यवर्ती पैरा वाला मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। अब पद नंबर 3 में हम लेते हैं। पद नंबर 3 में क्या होता है? मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल जाता है परंतु अंतिम उत्पाद प्राप्त नहीं होता। मध्यवर्ती से जो हमारे पास ऊपर मध्यवर्ती है, इस मध्यवर्ती से प्रोटॉन तो निकल जाता है लेकिन मुख्य उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। एक बार प्रोटीनीकरण होता है तब जाकर उत्पाद का निर्माण होता है। सल्फोनीकरण में यही एक पद बढ़ता है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल जाता है लेकिन परंतु अंतिम उत्पाद नहीं प्राप्त होता, मध्यवर्ती से मध्यवर्ती ही बना रहता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये मध्यवर्ती आर्थो वाला मध्यवर्ती है। HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट क्षार आया, प्रोटॉन को आकर्षित कर लिया, तो यहाँ वाला प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन जब निकल गया तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ दिया। इस कार्बन पर धन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पर ऋण आता है और ये कार्बन धन और कार्बन ऋण आपस में मिलकर के ये पाई बंध जो टूटा था, ये पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हमारा उत्पाद का निर्माण नहीं होता है और H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये आर्थो वाला ऐसे करता है। पैरा पर अगर होगा तो पैरा वाला ऐसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HSO4 इसको ले लेगा और H2SO4 बना के निकल जाएगा, और इस कार्बन का धन इस कार्बन का ऋण आपस में मिलकर ये पाई बंध का निर्माण कर लेगा और SO3 पैरा स्थान पर जुड़ जाएगा। परंतु अभी उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है। अब चौथे पद में क्या होता है? तो हमारे पास चौथे पद में प्रोटीनीकरण होता है। तो पद नंबर 3 देखिए, चौथे पद में हमने यहाँ पे दे रखा है कि पद 3 में प्राप्त उत्पाद, जो पद नंबर 3 में उत्पाद प्राप्त होता है, तो पद नंबर 3 में प्राप्त उत्पाद प्रोटॉन को ग्रहण करके अंतिम उत्पाद बना देता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर SO3 आर्थो वाला है, ये आर्थो वाला ये
उत्पाद है पद नंबर 3 का। तो आर्थो वाला ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को, जो हमारा H3O हाइड्रोनियम आयन प्रथम पद में बना था, तो हाइड्रोनियम आयन से ये प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अल्प मात्रा में बना देता है और जल हमारा बाहर हो जाता है। और पैरा वाला देखिए, पैरा वाला उत्पाद हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है और जल हमारा बाहर हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन से जब प्रोटॉन निकलता है तो यह जल बना लेता है और यह प्रोटॉन आकर SO3 से जुड़कर मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा हुआ हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। इसी प्रकार आप ब्रोमोबेंजीन का, इसी प्रकार आप आयोडोबेंजीन का कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ये पढ़ाया है वैसे ही चलेगा। बस आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दोगे, पूरा बदल जाएगा। ब्रोमीन की जगह आयोडीन कर दोगे, पूरा बदल जाएगा। वह वहां पर यहाँ क्लोरीन कर दोगे तो यहाँ आर्थो क्लोरो की जगह आर्थो ब्रोमो हो जाएगा। सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, सारी क्रियाएं वैसी ही रहेंगी। अर्थात मैंने आपको आज समझा दिया हेलोबेंजीन का सल्फोनीकरण। हेलोबेंजीन का सल्फोनीकरण कैसे किया जाता है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। हमने आपको कक्षा 11 में बेंजीन का सल्फोनीकरण भी पढ़ाया है। हमने आपको कक्षा 11 में क्रिया बेंजीन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेंजीन पढ़ाया है और बेंजीन में भी सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन में सल्फोनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसको मैंने कक्षा 11 में समझाया है। हमारा कक्षा 11 से आप कक्षा 11 से आरडीओ को दोहरा लेंगे और फिर उसके बाद कक्षा 12 में हेलोबेंजीन का सल्फोनीकरण का आरडीओ जब आप दोहराएंगे तो आप दोनों मिलाकर आरडीओ वीडियो को जब दोहराएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है कि एरोमेटिक यौगिकों में सल्फोनीकरण क्रिया कैसी चलती है और उसका रासायनिक गुण कैसे चलता है और उसका क्रिया विधि कैसी होती है। तो हमने आपको यहाँ हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेकर के आपको सल्फोनीकरण क्रिया को समझाया है और क्लोरीन सल्फोनीकरण क्रिया किसे कहते हैं और उसमें क्रिया विधि कैसी होती है मैंने आपको बता दिया। कुल 4 पद में हमारा उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।